नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। डीबी लाइव का कारवां अब नगीना आ पहुंचा है और आपको पता ही है कि जिन सीटों पर 19 तारीख को पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है, उत्तर प्रदेश की उन तमाम सीटों पर घूमकर हम जनता का मिजाज जान रहे हैं। हमें जान रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, वो इस बार लोकसभा के 2024 के चुनाव में क्या उन्होंने मन बनाया है और किस तरफ उनका रुझान है। और हर सीट पे जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर बुद्धिजीवियों से, आम जनता से, सबसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मन टटोल रहे हैं, ताकि आप तक हम जमीनी हकीकत बयां कर सकें, आप तक पहुंचा सकें और आप भी उससे रूबरू हो सकें। अभी हम जब नगीना में मौजूद हैं तो अब से कुछ ही दूरी पर यहाँ एक पब्लिक मीटिंग चल रही है, उससे हम कुछ आगे यहाँ पर बढ़े तो कुछ यहाँ पर बुद्धिजीवी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि उन लोगों से हम जाने, क्योंकि वो तमाम लोगों से सोशली मिलते रहते हैं, तमाम लोगों से बातचीत उनकी होती रहती है कि आखिर वो क्या देख पा रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, मिजाज क्या है। क्योंकि नगीना की अगर हम बात करें तो फिलहाल यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। नगीना में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री के बाद इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट अलग है, बीएसपी का कैंडिडेट अलग है और आपको पता है इस वजह से यहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। जहां युवा एक तरफ चंद्रशेखर की तरफ आकर्षित है तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ भी अच्छा खासा रुझान है और आकाश की यहां पर रैली होने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ भी रुझान होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब के चक्कर में क्या यहां पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट, क्या उसकी तरफ रुझान हो सकता है या उनकी सीट निकल सकती है, ये इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। आपका नाम? राकेश मिश्रा। राकेश जी, मुझे बताइए कि आप न सिर्फ एक वोटर हैं बल्कि आपने कई दशकों से तमाम इलेक्शंस और ये तमाम चीजें आपने देखी होंगी और इस बार का इलेक्शन भी आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, नगीना में किस तरफ ऊंट करवट बैठेगी? नगीने का आवाम मुल्क बचाना चाहता है, आइन बचाना चाहता है, इंसानियत को बचाना चाहता है, जो मौजूदा सरकार से खतरे में है। ये आपको लगता है कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है? इंसानियत खतरे में है जी। जो आज का मौजूदा सरकार है। आज भाजपा सरकार नहीं है, क्योंकि भाजपा की फुल फॉर्म तो है भारत जलाओ पार्टी। इसीलिए देश का प्रधानमंत्री अपने आप को मोदी सरकार कहता है, भाजपा की सरकार नहीं कहता, क्योंकि उसने हर सर पार्टी का एब्रीविएशन बनाया, उसका नाम बड़ा किया। हमने भी उसका नाम बड़ा किया, वो भारत जलाओ पार्टी है। और भारत जलाओ पार्टी भारत को जला रही है तो इंसानियत खतरे में है, आइन खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आने वाली नस्लें खतरे में है। रोजगार खत्म हो चुका है, कारोबार खत्म है, महंगाई शिक्षा पर इतनी ज्यादा है कि मध्यम वर्ग का आदमी, गरीब की तो बात छोड़ दीजिए, जो मध्यम वर्ग का आदमी है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की पोजीशन में नहीं है। ये हालात हैं इस वक्त के। तो जहाँ तक नगीने का सवाल है, नगीने में आम राय तो यह है कि गठबंधन जीतना चाहिए, मुल्क को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। बाकी क्या स्थिति बनती है ये बात। चंद्रशेखर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी सभाओं में तो बहुत भीड़ उमड़ती है, युवा उनकी सभाओं में काफी आते हैं, लेकिन ये भी सवाल होता है कि जरूरी नहीं होता जो सभाओं में भीड़ है वो वोट में भी तब्दील हो। आप क्या देख रहे हैं चंद्रशेखर की एंट्री के बाद? यहाँ पर क्या कुछ बदला है? क्या फाइट टफ हो गई है? चुनाव का वक्त है, मैं चंद्रशेखर जी का इतिहास तो नहीं बता सकता जहां से वो आए हैं। उनकी वजह से लगभग 100 से ज्यादा नौजवान जेलों में है और अगर वहां वो इतने मकबूल और इतने अच्छे कैंडिडेट होते तो सहारनपुर छोड़ के नगीना नहीं आते। यहाँ लोगों को किस तरीके से उन्होंने या किन लोगों ने गुमराह किया है, वो यहाँ एक साजिश के तहत है। अब ये तो अगली बात है कि कहाँ रुझान बनता है वोटर का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नगीने का आवाम, खास तौर से मेरा अल्पसंख्यक वर्ग जो है और हरिजन वर्ग जो है, वो इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए और कौम को बचाने के लिए गठबंधन को जिताना चाहता है। चलिए, अब मैं आगे और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। आप अपना नाम बताइए। काजी अरशद मसूद। अरशद साहब, मुझे बताइए, यहाँ 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर है और यहाँ पर दलित वोटर की भी अच्छी खासी तादाद है जी। तो यानी कि अगर वो दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो किसी भी कैंडिडेट को जिताने और हराने के लिए काफी है जी, ताकत रखते हैं। फिलहाल यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है, किस तरफ लोगों का रुझान है? क्या उनको लगता है कि चंद्रशेखर को अगर जिताएंगे तो सिर्फ एक कैंडिडेट होगा, अगर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताएंगे तो कहीं ना कहीं अगर पूरे देश में उनकी सरकार आती है तो वो सरकार का हिस्सा होगा और जाहिर सी बात है फिर उनके काम ज्यादा सही तरीके से हो पाएंगे? क्या देख रहे हैं जब आप लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं?
देखिए, लोगों का आम तौर पे जो नजरिया है वो ये है कि इस वक्त ऐसा इलेक्शन आया नहीं कभी जैसे ये आया, क्योंकि हिंदुस्तान की सालमियत को खतरा है, हमारे आइन को खतरा है, और ऐसा खतरा है कि एक तरफ वो लोग हैं जो आइन को खत्म करना चाहते हैं, उसे बदल देना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। तो जो हिफाजत करने वाले लोग हैं वो लामबंद हैं इंडिया गठबंधन के साथ, और अगर वो लामबंद रहे तो यकीनन यहाँ से इंडिया गठबंधन की जीत होगी, और अगर उसमें दरार पड़ती है तो कुछ भी हो सकता है। चंद्रशेखर यहाँ करीब 1 साल से एंट्री किए हुए हैं, नौजवानों में वो जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है कि वो कुछ करके दिखाएंगे। मतलब अकेला आदमी क्या क्या करेगा, किसी पार्टी में तो वो है नहीं। पहले ये हुआ था कि वो गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा होता अगर वो गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पे आते, यकीनन, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ उनका तारुफ हुआ था तो बहुत अच्छे लड़ते। लेकिन गठबंधन के दूसरे कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं, और वो भी अभी जज के पद से इस्तीफा देकर आए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो काफी लोगों का रुझान उनकी तरफ भी है, और नौजवान तबका थोड़ा सा जो है वो चंद्रशेखर के साथ है। लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन इन्होंने शुरू से अब तक ये पैदा किया है कि गांवों में, खासतौर से जो हमारी बस्ती के चारों तरफ के गांव हैं, वहां उन्होंने 4-4, 5-5 झंडे अपने लगवा के जो हरिजन नौजवान हैं उनको मैनेज किया। किस तरह से किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन उसका तरीका मालूम है कैसे किया होगा। उन्होंने ये कहलाया मुस्लिम बहुल्य मोहल्लों में और गांवों में कि साहब हम तो चंद्रशेखर जी को वोट दे रहे हैं। तो उनकी समझ में आया कि भाई जब इतनी बड़ी तादाद हरिजनों की चंद्रशेखर जी को वोट दे रही है तो यकीनन ये आदमी जो है अगर थोड़ा सा मुसलमान इसको सहारा लगा देगा तो ये निकल जाएगा। इस भुलाव में और इस बहकाव में हमारे यहाँ का भी कुछ नौजवान चंद्रशेखर की तरफ लगा है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, अभी प्रकाश वो आए थे, आकाश आनंद यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत तफसील के साथ बीएसपी के वोटर का हौसला बढ़ाया है। मायावती जी 16 को आ रही हैं, वो भी बीएसपी के वोटर का हौसला ही बढ़ाने आ रही हैं। अगर वो वोटर मायावती के साथ जाता है तो फिर कहीं चंद्रशेखर नहीं ठहर पाएंगे। फिर पूरे मुल्क में जो लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन की और बीजेपी की है। तो मैं समझता हूं कि क्या मुद्दों पर कैंडिडेट हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लोग मुद्दों को थोड़े दरकिनार करके कैंडिडेट कौन है और अभी क्या मसलेहत है उसके तहत वोट करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं? इसमें वो मसलहत इसे बना के पेश कर रहे हैं, मैं इसे मसलहत नहीं कह रहा, वो लोग इसे मसलहत बना के पेश कर रहे हैं कि साहब इतना हरिजन हमारे साथ हो गया, मुसलमान अगर हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हम सीट निकाल लेंगे। मसलहत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ का वोटर हमेशा से बहुत समझदार रहा है नगीने का, और वो बिल्कुल इलेक्शन से एक दिन पहले फैसला लेता है, और मुझे उम्मीद है कि वो फैसला लेगा जो मुल्क के हित में होगा, आइन के हित में होगा और जालिमों को जवाब देने के लिए होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे उन्हें जो लगे कि किस तरफ रुझान जा रहा है या जिताऊ कैंडिडेट कौन है, तो लास्ट मोमेंट पर चेंज हो? क्या आपने ऐसा होता हुआ देखा है नगीना में? बिल्कुल देखा है, बहुत बार देखा है, और हम तो बचपन से ये बात देखते चले आ रहे हैं। लेकिन जब से खुसूसियत के साथ 89 के बाद से, जब से कांग्रेस यहाँ से गई है, सेंटर से भी और स्टेट से भी, उसके बाद से तो ये होता चला आ रहा है कि जो लोकल पार्टियां हैं वो ये एक फिजा बनाती हैं, पता चला कि एकदम वोटर रातों रात भाग जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक रामेश्वरी देवी थी जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता था, वो बीएसपी कैंडिडेट बन के आई थी, तो सिर्फ 2 रातों में वो इलेक्शन जीत के चली गई, बहुत अच्छे कैंडिडेट से जो यहाँ जीतता चला आया। तो ये यहाँ का इतिहास है। अब मायावती जी हैं, वो नगीना में जब आई हैं, उन्होंने एंट्री की है, तो नगीना के लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से कि रातों रात जैसे इलेक्शन बदलता है ऐसे ही उनका इलेक्शन बदल गया और वो जीत के चली गई। तो हमारे यहाँ के लोगों का ये मिजाज है, ये अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं कह सकता मैं इनको, लेकिन ये जज्बाती जरूर है।
तो जज्बात में कुछ भी कर जाए, मैं नहीं कह सकता कुछ। बिल्कुल। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोनिस है। जी मोनिस साहब, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी लोगों से मिल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि लोगों का मिजाज भी आप जान रहे होंगे, चुनावी माहौल है और ऐसे में हर किसी के ड्राइंग रूम में, चौपालों में, सब में यही बात हो रही है और ये इलेक्शन बहुत क्रूशल भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ रुझान है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? वो उनके लिए कैंडिडेट ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर मुद्दे ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं? क्या लग रहा है आपको इस बात? मेरी नजर में तो यहाँ पर जितना भी समझदार तबका है वो कोई भी इधर उधर होने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ गठबंधन की तरफ जा रहा है, इसलिए कि गठबंधन का मामला जो है वो सभी को मालूम है कि गठबंधन जो है वो हमारा अपोजिशन जो बना है वो 28 पार्टियों के लगभग मिलकर बना है। तो अगर कोई देश के अंदर संविधान बचा सकता है या इन हिटलर शाही सरकार के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है या उनका मुकाबला कर सकता है, तो वो सिर्फ ये गठबंधन ही हो सकता है। तो समझदार लोगों का जो है वो ख्याल तो बिल्कुल क्लियर है। रही बात ये कि जो हालात इस वक्त इनके चंद्रशेखर जी के आने के बाद बने हैं और नौजवान तबका थोड़ा सा बहका है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है कि ये कहीं जीत की पोजीशन में कहीं आ जाएं। ये चंद्रशेखर भी अभी मुस्लिम वोट पर ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद है यहाँ पर। और अगर आपको लग रहा है कि अगर कहीं पर भी अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है कि इंडिया गठबंधन और अगर चंद्रशेखर में बढ़ता है, तो आपको नहीं लगता कि फिर जिस हवाले से आप चाहते हैं, जो एक बदलाव, जो एक सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, वो शायद नगीना से ना हो पाए? आपको नहीं लगता कि फिर कोई और कामयाबी यहाँ से हासिल करके ले जाए, जबकि यहाँ पर दलितों की और मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है यहाँ पर? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जरा सा भी बहकते हैं तो उससे कुछ भी नुकसान हो सकता है। ये बिल्कुल आप हकीकत है जो आप कह रही हैं, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि समझदार है यहाँ का वोटर और वो इस बात को समझ रहा है कि अगर कोई मुकाबला देश में कर रहा है तो वो यही गठबंधन कर सकता है और अकेला आदमी जाकर किसी हालत में भी कोई सुधार का मामला या मुकाबले का मामला नहीं कर सकता। जी। क्या मसलहत के तहत मुसलमान वोट कर सकते हैं कि उनको लगे कि अभी जो है ये लड़ाई, ये बड़ी है लड़ाई? लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो डू एंड डाई वाला सिचुएशन, ये इलेक्शन है। वो कह रहे हैं कि अगर इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आप भूल जाइए कि 2024 के बाद कोई इलेक्शन होगा, और इस तरह की बातें लगातार विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं। और ये भी वाजह है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, मैक्सिमम कहीं कुछ परसेंटेज ही है। लेकिन क्या इन तमाम चीजों को मुसलमान समझ रहे हैं या इस अभी भी जज्बाती होकर मुद्दों से भटक कर क्या वोट कर रहे हैं? कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ का माहौल? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मैंने आपसे शुरू में ही अर्ज किया कि जितना भी यहाँ पर समझदार तबका है वो तो इसको बिल्कुल क्लियर समझ रहा है कि इस वक्त हमें गठबंधन से हटने का मतलब जो है वो वही है कि हमारा जो है वो संविधान खतरे में आएगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ का वोटर जो है वो इधर उधर होगा और जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठाएगा। मेरी समझ तो यही इतनी ही कह रही है। बाकी आगे अल्लाह के हाथ में है कि क्या उसको मंजूर है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। जी। मैं एक बार फिर से मनीष जी आपके पास आना चाह रही थी कि मुद्दों की अगर हम बात करें, लगातार हम ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने किया है, जिसको बहुत पसंद किया जा रहा है घोषणा पत्र को, और आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। क्या लोग वाकई में घोषणा पत्र पढ़ के, क्या मुद्दे हैं, आने वाली सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है, उनकी फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, उनके भविष्य के लिए वो क्या करेगी, इन तमाम चीजों पर लोग गौर कर रहे हैं? क्या इसको लेकर वोट कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं इस बारे में? कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो आया है उसको लोग समझ रहे हैं कि यह गरीबों के लिए है, नौजवानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। और जो भाजपा का आज आया है वो तो जुमला है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। 2014 से जुमले बोलते चले आ रहे हैं प्रधानमंत्री, आज तक पूरा तो कोई किया नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो आज मुस्लिम नौजवान पढ़ा लिखा है
बेटे हैं या बेटियां हैं, वो उस पर जरूर ध्यान देंगे और सही फैसला लेंगे। जी बिल्कुल। आपको भी ऐसा लगता है इरशाद साहब? आपको भी लगता है कि इस बार अक्लमंदी दिखाकर मुसलमान जो है वो वोट करेंगे? अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप मुसलमान भी तो अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं, जैसे हिंदू अगर अपने अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, अलग अलग पार्टियों में जा सकते हैं, तो मुसलमान भी तो जा सकते हैं। उनसे ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी एक पार्टी की तरफ ही जाकर वोट करें? देखिए, मैं इसमें एक चीज बहुत साफ है, पार्टी और बिना पार्टी की मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि जालिमों की लड़ाई मजलूमों से है और इस देश को लूटने वालों की लड़ाई देश से मोहब्बत करने वालों के बीच में ये लड़ाई है। मैं हिंदू भाइयों के लिए कहूंगा कि जिस तरह से कंस के खिलाफ कृष्ण खड़े हुए थे, ये कृष्ण के वंशज बन के वोट करें इस इलेक्शन में। जिस तरह से हिरण्यकश्यप के खिलाफ प्रहलाद ने ऐलान किया था, ये प्रहलाद के भाई बन के वोट करें इस इलेक्शन के अंदर। और मुसलमानों से कहूंगा कि जिस तरह से नमरूद के खिलाफ हजरत इब्राहिम ने उनसे मोर्चा लिया था, उसी तरह से इब्राहिम की औलाद बन के ये वोट करें। जिस तरह यजीद के खिलाफ हुसैन इब्ने अली ने मोर्चा लिया था, ये हुसैन इब्ने अली की औलाद बन के इस इलेक्शन में वोट करें, तभी जालिमों को यहाँ से हटाया जाएगा। तो आपको लग रहा है ये लड़ाई जो है वो मजलूम और जालिम के बीच है? बिल्कुल, मजलूम और जालिम के बीच है, देश को लूटने और बांटने वालों के और देश को बचाने वालों के बीच की लड़ाई है। जी। क्या ईडी, सीबीआई, आईटी जिस तरह से विपक्ष को डरा रही है, या फिर भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा, या इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा, पेपर लीक का मसला, ये कोई मुद्दे हैं जमीन पर? क्या लोग इसको लेकर भी वोट कर रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और उसमें केजरीवाल को जहां फंसाया गया है शराब के मामले में, उसी कारोबारी ने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को भी दिए। तो ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो अगर खुल के सामने आता है, अभी सुप्रीम कोर्ट में है और खुलेगा जरूर, तो इसमें पता नहीं कौन कौन नपेगा। और ये जो अपनी रियासत दिखा रहे हैं और जगह जगह ऑफिस खोल रहे हैं और बड़े देश प्रेम की बातें कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं, वो कह रहे थे कि विदेशों से धन लाएंगे, 15-15 लाख पहुंचाएंगे। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जमा हुआ है, अगर इसको इकट्ठा कर दोगे तो नौजवान कोई बेरोजगार नहीं रहेगा इस मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभी आपने यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स थे यहाँ के नगीना के इस जगह के, उनसे आपने जाना कि अभी यहाँ के युवा, यहाँ के वोटर्स क्या सोच रहे हैं और क्या उनके जहन में है। हम और तमाम लोगों से, जो आम जनता है, उनके बीच भी हम जाएंगे और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस बार लोकसभा के 2024 के इलेक्शन में। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस वक्त हम लोग नगीना लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। लोगों का मिजाज हम जान रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरफ है उनका रुझान। देखिए, नेता तो मेहनत कर रहे हैं जगह जगह जाके, क्योंकि यही शायद चंद दिन होते हैं जब वो मेहनत करके लोगों के पास जाकर और उनसे वोट मांगते हैं। लेकिन हम जैसे पत्रकारों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। रात के 10:30 से ज्यादा बज रहे हैं। मैं मुरादाबाद से अभी नगीना यहाँ पर पहुंची हूँ और 10:30 बजे यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर उनको इकट्ठा करके मैंने सोचा क्यों ना आप तक ये पहुंचाया जाए कि जनता के जहन में क्या है और वो क्या सोच रहे हैं इस बार। अपना नाम बताइए। जी, मैं डॉक्टर शेख नगीनवी मुझे साहित्यकार हूँ। अच्छा, मुझे बताइए आप कि इस बार नगीना के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं लोग और रुझान किस तरफ है? देखिए, रुझान तो मेनली इलेक्शन तक ही फाइनल हो पाएगा, लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है तो नगीना में अब तक ये रहा है कि जनप्रतिनिधि आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और चले जाते हैं। जो यहाँ की मेन समस्याएं हैं वो अभी भी हल नहीं हो पा रही हैं। एक बड़ी मुद्दत से इस नगीना को जिला बनाने की डिमांड है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिमांड लोग पिछले 15-20 साल से लगातार कर रहे हैं। कई सरकारें भी बदली, लेकिन वो हमारी भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। रोजगार में यहाँ एक कताई मिल होता था, वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, वो चालू नहीं हुआ है। तो इस तरह से कैंडिडेट आते हैं, चले जाते हैं, तो लोगों में एक अजीब जो है जनप्रतिनिधियों के प्रति जो है ये है कि लोग आएँ, और इसी वजह से ये होता है कि हर नए कैंडिडेट को लोग तजर्बे में लाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो जब खरा नहीं होता तो वो तब्दीली की ओर चला जाता है।
यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय देख रहे हैं आप, दो तरफा देख रहे हैं या चारों तरफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये तो जनता के से अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस इस सीट पर नहीं है, क्योंकि बहुत सिर्फ 6 कैंडिडेट खड़े हैं और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करूंगी। आप मुझे बताइए कि नगीना की सीट पे लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं, किस तरफ उन्होंने जहन बनाया है? हम वैसे तो गैर राजनीतिक होते हैं, हम किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा अन्नदाता किसान यूनियन। लेकिन मैं निवासी नगीना का हूँ, राजनीति में भी बहुत दिनों रहा, समाजवादी में भी, लेकिन मैंने छोड़ दिया। समाजवादी को हम लोगों ने बहुत ढोया नगीने में, और जो भाई अभी हमारे नगीनी साहब कह रहे थे, और भी बहुत समस्या है नगीने में। हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ी समस्या है, बिजनौर जोते जाते हमारी बहनें माताएं जो डिलीवरी केस में उनका दम टूट जाती है, और ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं जो बिजनौर तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ कोई डॉक्टर नाम की चीज नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। बड़े बड़े लोग MP MLA यहाँ नगीने से रहे, बहुत वादे किए, लेकिन उन्होंने कोई पूरा नहीं कर पाए, और इसलिए नगीने की जनता ने यह फैसला किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि अकेला मैं ही कह दूंगा तो ये इस बात सच होगी कि आप किसी से भी हाथ उठवा के मालूम कसम दे के भी कर सकते हैं। यहाँ एक नया चेहरा आया है, चंद्रशेखर आजाद, तो वो ये इनसे उम्मीद ये रखी जा रही है कि ये हमारी आवाज को उठा सकते हैं। इसलिए लोगों का मन ये बना कि क्यों ना आपके चंद्रशेखर साहब को सपोर्ट की जाए, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव ने भी यहाँ नगीने में हम लोगों का वोट ले लेकर गला दिया उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ उनको ऐसा पहली बात तो टिकट वितरण ही उनको सही नहीं रहा। तो चंद्रशेखर आजाद साहब ने यहाँ आके नगीने की जनता में जो वादे किए हैं, और उनके जो हमने मामला और भी देखे, जहाँ जहाँ प्रदर्शन करते हैं, हम हिंदू मुसलमान वाले आदमी नहीं हैं, लेकिन वो वंचित लोगों की आवाज उठाने वाला बंदा है। उसे दिल्ली में देख लो या कहीं कोई गरीब हो, किसान हो, उनकी आवाज उठाने के चक्कर में कई दफा तो जेल रहे हैं इस चक्कर में। तो मैडम हमारी तो यही सोच है कि हम लोग तो केतली की चाय लौट के कप में ही पीएंगे, लेकिन क्यों भाई बताते क्यों नहीं? अच्छा, ये युवा भी हैं, क्या आप मुझे बताइए, लोग ये कह रहे हैं जो नगीना में नहीं है लेकिन बाहर जो लोग हैं, एक ये लोगों का मिजाज है, वो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर, युवा जो है चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? इंडिया गठबंधन, चंद्रशेखर, क्या सोच रहे हैं? चंद्रशेखर जी के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि वही अभी ज्यादातर आईने ज़्यादा साफ नजर आ रहे हैं और वही बेहतर है। क्योंकि इससे पहले जितने भी यहाँ से सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, आज तक नगीना में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरे जिला बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सबसे पीछे हमारा नगीना क्षेत्र आता है। जी मैम। तो आपको ये लगता है कि चंद्रशेखर अगर आएंगे तो आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन वो तो एक ही कैंडिडेट होंगे। इंडिया गठबंधन तो की तो पूरी सरकार बन सकती है अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, तो आपको नहीं लगता कि उनकी तरफ जाना चाहिए? नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है भी हमें चंद्रशेखर जी के साथ जाना चाहिए। फिर आगे इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह को तरक्की दे, फिर इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, सबके लिए फायदा होगा। आप क्या सोच रहे हैं? चंद्रशेखर जी के लिए सोच रहे हैं हम। काफी बार मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ पर लोगों के बीच आते हैं, हर साल नई नई सरकार को लेके, नए नए चेहरों को लेके। इससे पिछले जो हमारे मौजूदा थे गिरीश चंद्र, 5 साल पहले उनको वोट दिया, सपोर्ट करा, हमने नारेबाजी मारी, भीड़ जगह जगह उनकी जो है मीटिंगें कराई। 5 साल के बाद वो कभी नहीं दिखे। फिर यहाँ पे किसी की ना मैयत में आए, ना किसी की शादी में आए, किसी फंक्शन में नहीं दिखाई दिया। जो मौजूदा विधायक साहब भी हैं इस टाइम नगीना के समाजवादी से, वो भी कहीं नहीं। अगर अभी एक मीटिंग करा दो समाजवादी की तो मिल जाएंगे, या बस नगीना के पब्लिक को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं बचा समाजवादी के पास। अब चंद्रशेखर भाई आए हैं, इंशाल्लाह जान से मान से हम उनके साथ तैयार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर पार्टी के पास कुछ बैलेंस नहीं है। इंशाल्लाह अगर खून की जरूरत पड़ी तो खून सारा दे दूंगा चंद्रशेखर भाई के लिए। अच्छा, आप बताइए, बताओ, युवा तो है, आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल। आप भी उनकी तरफ जाना जी चाहते जी हैं? बिल्कुल। तो ऐसा क्या कर दिया है चंद्रशेखर आजाद ने इतने कम दिन में कि आप लोग सोच रहे हैं कि उनकी तरफ जाना चाहिए? साफ है एक तो, और सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए सभी को सपोर्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह निकलेंगे। जी बिल्कुल। ऐसी कौन सी बातें हैं चंद्रशेखर की जो पसंद आती हैं? अखलाक अच्छे हैं और सपोर्ट में खड़े होते हैं एकदम,
किसी भी काम हो, कुछ भी मामला हो, एकदम सपोर्ट में आते हैं। तो ये बात सबसे बेस्ट है कि कोई किसी के सपोर्ट में खड़ा हो रहा तो सबसे बड़ी बात तो यही होती। तो इसलिए मैं, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? हम भी सबके साथ ही है इनके। जी, चंद्रशेखर के साथ है, सब पूरा मोहल्ला हमारा चंद्रशेखर साथ के। नहीं, ऐसी लेकिन क्या बात है कि आप चंद्रशेखर के साथ हैं? जी, चेहरे तो सभी देख रखे हैं, अब ये चेहरा नया आया है ये, तो ये पब्लिक ये पूछा रही है। आप उनको आजमाना चाहते हैं? हाँ, तो आजमाना क्या है, यहाँ तो जो आता है, मायावती थी पहले यहीं से जीत के गई थी, आज मुख्यमंत्री बन के बैठी थी। तो नगीना तो वो जना है कि पब्लिक जिसे चाहे उसे ऊपर ये उरूज पे पहुंचा देगी। लेकिन ऐसे कौन सी बातें हैं चंद्रशेखर की जो आपको पसंद आ रही हैं, जो आपको लुभा रही हैं, जो आप इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को नहीं या किसी और बीएसपी के कैंडिडेट को नहीं, बल्कि आप चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं? आवाज होती है पब्लिक की, दिल की आवाज होती है, आदमी का दिल जहाँ चाहता है। ये तो एक मतलब ये है, इस चीज का एक इंसान जो है कहीं भी वोट दे सकता है, उसमें जिंदगी की बात। 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको, बंटकर वोट करेंगे या एक तरफा करेंगे? एक ही तरफा। समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे? कोई नहीं जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी को आज तक सबने समाजवादी पार्टी को दिया है वोट। आपका इंशाल्लाह कोई मुसलमान वोट नहीं देने का, सब समाजवादी का जो वोट था सब आपके भैया को जाएगा, चंद्रशेखर भैया को। लेकिन देखिए चंद्रशेखर की तो एक सीट आएगी, इंडिया गठबंधन तो पूरे देश में है। पहले एक सीट, बाकी जो बाकी रह गए वो अगली दफा इंशाल्लाह विधानसभा में इंशाल्लाह। यहाँ से जो मुख्यमंत्री जाकर बन के थी, यहाँ से नगीने से पहले जीत के गई थी, एक ही सीट जीती थी ना 1989। हाँ, तो नगीने से जीती गई थी और मुख्यमंत्री बन गई थी। तो आप क्या चंद्रशेखर को मायावती का मुतबादिल या अल्टरनेटिव आप देख रहे हैं कि जैसे वो यहाँ से गई थी वैसे अब चंद्रशेखर यहाँ? हो सकता है काम अच्छे करेगा तो वहाँ पर पहुँच सकता है ऊपर भी। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ मुसलमान चंद्रशेखर की तरफ हैं या फिर उनका समाज भी आपको लगता है कि उनको वोट करे? पूरा समाज है मैम, पूरा समाज, ऑल नहीं पूरा समाज, कोई टेंशन नहीं। चंद्रशेखर साथ आज भी है, कल भी है और रहेंगे हमेशा। मायावती के साथ? नो, थे मैम यहाँ थे उनके साथ भी, लेकिन हमें ऐसा कुछ जचा नहीं जिससे हम मायावती का साथ दें। आई चली गई, ऐसे बहुत सेकुलर पार्टी आई हैं और जय गई, लेकिन जो चंद्रशेखर भाई अब आए हैं मैदान में, वो इंशाल्लाह विकास करेंगे, हमें उम्मीद है, और सभी जनता उनके साथ है इंशाल्लाह। हीरा जो मिला है अब मिला है इतना टाइम बाद। अभी बाकी जो आते रहे समाजवादी पार्टी के लिए, जैसा बोल देते एक लीडर सब समाजवादी को देते थे, मगर अब मुसलमान को सबको पता चल गया है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मुझे बताइए, इलेक्शन से पहले तो सब लोग वादा करते हैं, सब लोग ही अच्छे होते हैं, आपके काम भी आते हैं, आपके साथ भी खड़े होंगे। इलेक्शन के बाद ये शिकायत होती है कि बदल जाते हैं, तो आपको क्या चंद्रशेखर से क्या ऐसी उम्मीद आपको लग रही है? इंशाल्लाह चंद्रशेखर भाई से पूरी उम्मीद है, रोज ही बोलेंगे गरीब के लिए, जितना ये जीतने के बाद भाग जाते हैं, कोई नहीं दिखाई देते थे, ये इंशाल्लाह रोज ही बोलेगा आगे यहाँ पर, लेकिन विधानसभा में, लोकसभा में। आप बताइए आप क्या सोचते हैं? चंद्रशेखर के अलावा किसी का वोट ही नहीं है। तुम यहाँ तो गलत करी, तुम वाल्मीकि में जाकर सर्वे करो, 99% चंद्रशेखर का आदमी है वाल्मीकि में। हम तो खून मांगे, खून देंगे चंद्रशेखर को। इतने जज्बाती क्यों हुए हुए हैं आप लोग? ये पीछे भी कह रहे थे कि खून मांगेंगे, खून देंगे, पैसे से हर चीज से करेंगे, तो कौम ऐसी है कबर तक छोड़े जो गट्टा पकड़ ले। हाँ, अब अखिलेश को कबर तक छोड़िया है, इंशाल्लाह इसे पक्का जिताएंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन एक ही सीट पर लड़ रहे हैं। अरे एक सीट पर लड़ा, आधी सीट पर लड़े, वोट से देना बस। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर पे चंद्रशेखर। समाजवादी की मीटिंग है, ज्यादा 200 आदमी यहाँ, तुम देख लो कितना भी आदमी, एक आदमी नहीं मिल रहा किसी को, सब चंद्रशेखर का आदमी खड़ा है। सारी पार्टी देख ली, अब के बाद क्यों पड़ रहा है चंद्रशेखर के अलावा कोई नहीं है यहाँ, ना लोगों को वोट खराब करना। पब्लिक भी समझदार है कि जो वोट देगा भाग गया। तो आपने ये मन बना लिया है कि एक तरफा ही आपको वोट करना है, बटना नहीं है आपको? नहीं, अब क्या 40 चंद्रशेखर को आजाद को वोट देना है, उसके अलावा किसी को वोट नहीं देना। ना किसी की मीटिंग में जाना है, हमें इसकी मीटिंग में जाना है, पैसा खर्च करना पड़ा, खर्च करने का अपना पास है बस। जी बताइए, आगे आइए। बोलो जी, अभी आपने कहा आप क्यों वोट दे रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कहता हूँ। मुसलमान ने हमेशा पहले मायावती को, उसके बाद में समाजवादी को, इनकी तरह से प्यार की बात किसी ने की नहीं।
और इन लोगों ने उसको वोट देना क्या नहीं छोड़ा। ऐसे अखिलेश यादव मानने रहे, हमारे लिए निकले। तो ऐसे तो सेम चंद्रशेखर के लिए भी कह सकते हैं। आप सुन लीजिएगा उसकी बात। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा का एजेंट है। अगर वो भाजपा का एजेंट होता तो वो 50 सीट पर लड़ता उत्तर प्रदेश में, 1 सीट पर लड़ने वाला भाजपा का एजेंट कैसे हो जाएगा? प्रदेश और राजस्थान में 100 सीटों का भी हरवा जा रहा। वो दो भाई पहले तो अरे यार एजेंट बताया था, तब पहले तो ओवैसी को भी एजेंट बताया था। मैडम ओवैसी को क्यों नहीं जिताया तुमने? तो पहले तो ओवैसी को भी एजेंट तरह बताया के परवंडे होते हैं मैडम, सभी तरह की दुनिया है। नारा लगा दो तो ये मैडम, ये तरह तरह के परवंडे होते हैं। देखिए पहले तो बहुत आराम से ये सब हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये सब हमारे छोटे भाई हैं। इंशाल्लाह बचे हुए 2 से 3 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा ये भी जय समाजवाद करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, ले आएंगे हम, भरोसा है, अल्लाह दिलों में डालेगा। ये होता है, हमारे यहाँ का ट्रेंड है, शुरू में होता है ऐसा। ये सब आएंगे क्योंकि ये सब राहुल गांधी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। उसके पैरों के छालों का, राहुल गांधी ने जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अपनी पदयात्रा, मोहब्बत का पैगाम उसने दिया है, ये सारे मुझे उम्मीद है मेरे ईमान वाले भाइयों से, ये इस पाखंड से, इस भगोड़े से, इससे बाज आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह इनके दिलों में इंशाल्लाह जरूर डालेगा, इनके दिलों में डालेगा, इनके दिलों में डालेगा, इनके दिलों में डालेगा। जी जी। समाजवादी का नाम समाजवादी ने सुनो मेरे भाई, अरे सुनो पहले मेरे भाई को बोलो, मेरा भाई बोलेगा, बोलो रुकिए बोलो आप पहले खामोश करिए, आप उनको खामोश करिए, खामोश करिए। हाँ बोलिए। हम भाजपा को वोट डाल देंगे, समाजवादी को वोट नहीं डालेंगे। भाजपा को डाल देंगे कोई आप समाजवादी ने हमारे लिए किया क्या है ये बता दीजिए आप। ये अब बात है कि बात सुनने दें तो फिर बात होगी, ठीक है, सुनने दें तो बात होगी। आज से 2012 से 17 तक हमारे घरों में शादियां होती थी, हम बकरा कटरा सारा अपने घरों में काटा करते थे। बेझिझक एक रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भी सीओ से जाके नजर मिला के बात करने की हिम्मत रखता था। रिक्शा चलाने वाला। दूसरा रहा सवाल एजुकेशन के डेवलपमेंट का, रहा सवाल इसी नगीने की बात कर रहा हूं मैं। इस नगीना के अंदर 2012 से पहले, इस भाई को जवाब दे रहा हूं, 2012 से पहले सिर्फ एक कन्या पाठशाला लड़कियों का इंटर कॉलेज हुआ करता था। आज एमएम इंटर कॉलेज के अंदर 12 तक लगभग 700 से 800 लड़कियां एमएम इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। वो इंटर साइंस साइड से भी, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों ब्रांचेस से आज एमएम इंटर कॉलेज में है। ये 2012 की सरकार के बाद ही पॉसिबल हो पाया। चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, चाहे हमारे जितने भी, और यहाँ तक नहीं छोड़िए, नगीना के आसपास के बारे की बात करूं कि दिल्ली बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, वहां पे कब्रिस्तान की इतनी दिक्कत है। हम सबको पता है, जो लोग दिल्ली से ताल्लुक रखते होंगे, लगभग 1500 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन माननीय अखिलेश यादव जी ने शाहीन बाग में कब्रिस्तान के लिए दी थी। ठीक है, अब कौन झूठ है? अरे हद हो गई यार, हद हो गई यार। अस्पताल तो हमारे यहाँ कहीं नहीं। अच्छा, कहाँ की बात कर रहा हूँ? कहीं की भी बात कर रहा हूँ। दिल्ली नहीं, नगीना है। अच्छा, एक मिनट पहले आप लोग मेरी बात सुनिए। अगर आप शोर मचाएंगे तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, है ना? आप आराम से बात करिए प्लीज, आप आराम से बात करिए। हाँ, आराम से बात, ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है, एक मिनट। इंटर कॉलेज में लड़कियों का भाई एक मिनट। ये मैडम जी, ये हमेशा एक बार कहते रहे बी टीम, ओवैसी को भी बी टीम कहते।
अब चंद्रशेखर आजाद को भी टीम बता रहा है इनसे। दूसरा होगा हमेशा जो है ना ये ओवैसी को बी टीम बोलते हुए आ रहा है, साइकिल वाले हमेशा बोलते हुए आ रहा है। वोट कटवा हो गया, क्या एजेंट हो गया, दुनिया भर की, ये इन्हीं का भाई था, वो भी मुसलमान ही था। अब चंद्रशेखर आजाद आया कि मुसलमान और उन्हें वोट डालना चाह रहे तो इसे भी एजेंट बता दिया। इनकी नजरों में और बता पूछ लो कि कल को दूसरी पार्टी कोई लेके आगा तो वो भी एजेंट ही होगा। जो दूसरी पार्टी नहीं आगी, यूडीएफ आई, वो भी जो है बी टीम बता दी गई उसे, और उसके बाद पीस पार्टी आई, उसे बी टीम बता दिया। इनसे ये तो पूछ लो, ये तो खुद बी टीम है, ये खुद बी टीम है, इनकी कोई पार्टी नहीं है मैडम। क्योंकि आज तक जो है ना सूत मील बन पड़ा है मैडम जी, क्योंकि वहाँ के मेरी नजरों में 10,000 वर्करों को नौकरी मिलेगी। ये ने जो बेरोजगार है, ये रिक्शा पोलर है, मजदूर आदमी, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, इनसे जरा ये तो पूछ लो कलम चलाने वालों से, तुम्हारे बच्चे जो है ना जो अनपढ़ है उन्हें नौकरी मिल जाएगी क्या नहीं मिल जाएगी, क्या किसी को तासला उठाने में मिल जाए, इनसे ये तो पूछ लो। हमेशा 3 बार जीतते हैं ये 3 बार विधायक बन गए। पहले मैडम जी सुन लो 1 मिनट, 3 बार विधायक बन गए, हर बार ये झूठा वादा करके चले जाते हैं। एक बार भी ये नहीं है कि इनका जो भी कुछ काम हुआ हो, कुछ भी एक काम हुआ हो, एक काम करके दिखा दे यहाँ पे मैडम। एक काम यहाँ पे 3 बार ये विधायक बन गए, इनसे जरा एक बार तो ये पूछ लो मैडम जी यहाँ पे काम क्या हुआ है। 3 बार का विधायक होने वाला तो काम बहुत करके दिखाएगा यहाँ पे। सूत मिल तो इनसे आज तक चालू नहीं हुआ, उस पर कसमें खा के जाते हैं। अब भी कसमें खा रहे थे वहाँ पे खड़े हुए, अब भी कसमें खा रहे थे मैडम। ये मेरा नाम सालिम है, ठीक है, शाहीन बाग में रहता हूँ मैं। ये 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये फोटो जो है भाई, कैमरामैन इस फोटो को जरा जूम करके दिखाना, ये चेहरा भी मेरा है भाई। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बस, मैं फिर 1 मिनट, सबकी बात सुननी चाहिए। 1 मिनट सबकी बात सुननी चाहिए। 14 अप्रैल 2020 का फोटो है, ये मैं खड़ा हूँ, और ये चंद्रशेखर रावण का फोटो है शाहीन बाग प्रोटेस्ट में। जब हमारे लाठियां पड़ रही थी तो जो भगोड़ा जो है वहां से हमें छोड़ के भाग गया था, जिसमें तुम्हें उमर खालिद, शर्जील इमाम और बहुत सारे खालिद सैफी, नसर जहां, जितने जैसे लोग जो है ना जेलों में बंदे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं है, तुम्हें उस भगोड़े की परवाह है। ये फोटो या देखो, ये तथ्य है, ये तथ्य है, सुनो, ये तथ्य है मैडम जी, इनसे पूछ लो मैडम। आजम खान भाई का जवाब दूंगा, मैडम भाई का ले लो मैडम खान के बारे में पता करके देखेंगे मैडम। मैं इन भाई का जवाब दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ये भी ईमान वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ईमान वाला हूँ। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे ईमान वाले भाई का स्टेशन का टिकट क्यों काटा? टिकट क्यों काटा उसने? उस दल ने टिकट क्यों काटा स्टेशन का? वो हमारे हमारा ईमान वाला भाई है, वो हमारा ईमान वाला भाई है जो काटा उसने। मैडम ये चंद्रशेखर आजाद को भगोड़ा बोल रहे हैं। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता आजम खान आज तक जेल में 4 साल से जेल में सड़ रहा है। इन्हें भगोड़ा कौन नजर आ रहा? आपको आजम खान की परवाह नहीं है, आपको अखिलेश की परवाह है। एक को मरवा दिया, मुख्तार मर गया, किसी के मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं। मुख्तार अंसारी का भी देहांत हुआ है, उसके ऊपर जो है समाजवादी पार्टी ने हम सबके लिए बोल लेंगे। ईमान मेरे भाई, ईमान के ताल्लुक से बात करो, ईमान के ताल्लुक से। मीरान हैदर कौन है? उमर खालिद कौन है? शर्जील इमाम कौन है? कौन है? शर्जील इमाम के लिए जितना खून तुम लोगों उससे ज्यादा देने का काम करूंगा। शाहरुख पठान के लिए मैडम शर्जील इमाम, शगुफ्ता परवीन और शाहरुख पठान जितना खून ये देंगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं देने का काम करूंगा। पार्टी हटा दो और मैदान में आ जाओ। शर्जील इमाम के लिए कितना खर्चा करोगे, कितनी सपोर्ट करोगे? मुझे पता, मैं भी जो है ऑनलाइन भैया फेसबुक चलाता हूँ, कितना प्रोटेस्ट होता है तुम करते। तुम मुकदमा कौन लड़ रहा? समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए आज तक कुछ नहीं करा इसने। समाजवादी पार्टी ने क्या करा? डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद से मुस्लिम बहुल्य सीट है, डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काट दिया। डॉक्टर एसटी हसन का टिकट क्यों काटा जी? अच्छा एक मिनट थोड़ा सा खामोश है और आप सीधा
एक मिनट हाँ खुश आराम से हाँ मैडम टिकट उसका कटता है जो हारा हुआ होता है। मौजूदा सांसद का टिकट काटना बहुत बड़ी बात। आप क्यों भाग रहे हो? नहीं आराम से बात करिए, आराम से, है ना, आराम से बात करिए। जी आप बताइए मुझे। बहन भाई मेरा एहसान भाई आप ठीक है, आप सब लोगों का भी सेम मानना है। चंद्रशेखर आज हमारे मैडम जी आजाद नहीं भी लड़ता है, किसी टाइम पे ऐसा हो जाता है तो बीजेपी को डाल के थे, मगर इन दलों को नहीं डालने का सीधा, इन दलों को तो देना ही नहीं है वोट। चलिए ऐसे ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करते, जबान का कोई बात नहीं, जबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे कैमरे के सामने। ठीक है, जबान मैं सही करूँ। देखिए अभी बच्चे हैं, वैसे ऐसे अल्फाज से नहीं नवाजना चाहिए, वो भी हमारे ही अपने हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला सब हमारे अपने होते हैं। तो जो वो किसी भी कास्ट से, पहली बात तो इनका ये जोर यही नहीं है चंद्रशेखर जी का, लोकसभा के आखिरी कोने तक, हर गांव में, हर कस्बे में जो शहर पड़ रहे थे उनमें सिर्फ उनके अलावा। अच्छा मेरा एक सवाल है, आप सब लोगों से चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, चंद्रशेखर भी इंडिया गठबंधन के साथ ही थे, लास्ट मोमेंट तक उनका टिकट इंडिया गठबंधन के साथ हो रहा था और आखिर में बिल्कुल मोमेंट में चेंज हुआ आरजेडी, क्योंकि आरएलडी जो है वो उन्होंने बीजेपी के साथ चले गए। आप समाजवादी पार्टी से आप नाराज हैं, आप इंडिया गठबंधन से तो मुझे नहीं पता कांग्रेस के लिए आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। अगर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद होता तो फिर आप क्या करते? वोट देते मैडम चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन फिर तो वो फिर इन टाइम पे धोखा दिया आजाद, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आप तो इतने नाराज हैं, लेकिन उनके साथ होते तो फिर? मैडम हमें चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर के नाम पे वोट देते हैं, इसके अलावा किसी को वोट नहीं देना। तो आप पार्टी नहीं देखना चाहते, कुछ नहीं, सिर्फ आप कैंडिडेट हैं। हम फैन है, हम तो चंद्रशेखर को वोट देंगे। लेकिन आप बताइए, बाहरी होने की बात कही जाती है कि बाहरी कैंडिडेट, लेकिन चंद्रशेखर भी तो बाहरी हैं, तो उससे आपके मतलब नहीं है, उस चेहरे से मतलब है हमें। तो आपको ये उम्मीद है कि वो यहाँ के आपके बीच रह के काम करेंगे? वो 100% काम करेंगे यहाँ। मैडम वो यहाँ रहे या ना रहे, हमारी आवाज पार्लियामेंट के अंदर उठावेंगे, इस चीज पर हमें विश्वास और हम ये भी चाहते हैं कि चाहे वो गठबंधन में जीतने के बाद चले जाए, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा। जीतने के बाद अगर वो गठबंधन में चले गए, अपनी आवाज हमारी नगीने की, लोकसभा की आवाज उठाने का काम करें, हम हमेशा उनको जिताने का काम करेंगे। नगीने जनता बताओ भाई, ये हमारी, हम इस सोच से नहीं लड़े, वो जाए मत, सेकुलर पार्टी है वो, गठबंधन की जो पार्टी है वो सेकुलर में है, लेकिन ये लड़का जिसको एंड टाइम पे बच्चे ने बताया धोखा दिया, इस बात से अखिलेश से नाराज है, प्रत्याशी से नाराज नहीं है लोग, ये माननीय अखिलेश यादव से नाराज हैं। इन्होंने इसको 6 महीने से 1 साल से चंद्रशेखर साहब को वादा करते रहे कि आपको टिकट देंगे, गठबंधन में लाएंगे 1 सीट। आखिरी टाइम तक कांग्रेस ने ये कहा कि मेरी 1 सीट कम कर लो, 1 सीट हमारी 17 है, 16 करके ये चंद्रशेखर को दे दो नगीना, फिर भी नहीं मान रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे। मैं 23 साल मैंने इसमें काम किया मिद पद पे समाजवादी के अंदर, लेकिन मुझे अब नहीं लगता इसके अंदर लोग सही काम कर। अच्छा आप ये बताइए कि कांग्रेस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी कम से कम मुरादाबाद, इन तमाम सीटों पर, इन तमाम जगहों पर गए, तो क्योंकि ये इलेक्शन एक सीट का तो है नहीं, इस इलेक्शन में तो आप प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना है आपको? यही प्रधानमंत्री हमारा, तो बस अगर ये जीत जाता कांग्रेस से हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें नाराजगी सिर्फ सपा से है। जब जो है हिजाब का मुद्दा आया था तो अखिलेश यादव। अच्छा मुझे बताइए, अगर कांग्रेस से कोई कैंडिडेट यहाँ खड़ा किया गया होता तो फिर आप लोग क्या सोचते? मैडम फिर उस पे जो है अपने लोकसभा के एतबार से फिर जो चेहरा बढ़िया होता उसे चुना जाता। चंद्रशेखर आजाद मौजूद होते तो इन्हें ही चुना जाता। इतनी सी बात कहनी याद आ गई, ये बात आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। आज जिला बिजनौर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मदन वोट कांग्रेस से जोड़ना चाहता था, इन्होंने गठबंधन कर लिया समाजवादी से, तो ये मजबूरी में मुसलमान का वोट गठबंधन को जा रहा है समाजवादी कांग्रेस की वजह से। ये कांग्रेस के तुफैल में समाजवादी को वोट मिल रहा है, आपके जो मिल रहा है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वरना मुसलमान का वोट अब कैसे कांग्रेस के साथ जाने का इरादा कर लिया था उन्होंने, क्योंकि हमारी किसी ने आवाज नहीं उठाई। इन लोगों ने, बच्चों ने सही सवाल किए हैं, लेकिन जो गलत अल्फाज किसी मेरे बच्चे ने, इनमें से किसी ने कह दिया, वो गलत बात है। कभी अपने वरिष्ठ नेता को या किसी बड़े को अदब से बोलते, वो हो सकता है कल को राजनीति ऐसी चीज है, हमें कल को इनके साथ जाना पड़ जाए। मोड़ होता है, मोदी और अमित शाह वो मिल गए, क्या नाम है, आरजेडी,
और रेडी मिल गई। लालू का और नीतीश कुमार का कर, इसमें कुछ नहीं कह सकते कब कौन किसके साथ आ जाए बेटा। कभी किसी को गलत अल्फाज से नहीं नवाजते, ठीक है। बुरी बात। तो यहाँ पर आपने अभी जान लिया। अभी जो लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनमें अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो क्योंकि ज्यादातर युवा यहाँ पर मौजूद हैं तो वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जाना चाहते हैं। उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से है, नाराजगी इस बात से भी है कि चंद्रशेखर को यहाँ से कैंडिडेट नहीं बनाया गया। अगर चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होते तो ये लोग उनको सपोर्ट करते। नाराजगी कांग्रेस से नहीं है, नाराजगी समाजवादी पार्टी से है। और जगहों पर भी हम जाएंगे। यहाँ पर जिस लोकेलिटी में फिलहाल हम मौजूद हैं वहां के लोगों का ये मानना है, हालांकि कुछ मुख्तलिफ राय भी है, कुछ लोगों का ये मानना भी है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि 6 लाख कम से कम यहाँ पर मुसलमान वोट है और 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर 7 लाख, लेकिन अगर हम सेंसेक्स के उसके मुताबिक अगर देखें तो 6 लाख के से ज्यादा ही है थोड़ा। और अगर दलित वोट की बात करें तो लगभग 2 लाख से ज्यादा है। तो ये यहाँ पर ये फैसला करेगा ये वोट कि आखिर यहाँ से कौन जीतने जा रहा है। क्या बंटकर वोट करेंगे या फिर एक इकट्ठा होकर मुत्तहिद होकर वोट करेंगे। और यही ये तय करेगा कि आखिर लोकसभा के 2024 के इलेक्शन में नगीना की इस सीट पर क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि नगीना के लोग, नगीना की जनता जज्बाती बहुत